नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। ये वही निर्भया है जिसकी हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, यह बिहार की बेटी निर्भया जो जहानाबाद की रहने वाली है, नीट की परीक्षा की तैयारी पटना में रह कर रही थी। पूरा परिवार, पूरा समाज को भरोसा था, उम्मीद थी कि एक न एक दिन डॉक्टर बनकर बेटियां लौटेगी। लेकिन डॉक्टर तो दूर, गांव इसकी अर्थी पहुंची है। पूरे गांव में इस बात को लेकर कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का माहौल है। गमजदा सब लोग हैं कि एक प्रतिभावान बेटी वजह जो भी रही हो, इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। इसके साथ जो दरिंदगी हुई है, उसके किस्से लगातार मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के सहारे समझा जा सकता है कि दरिंदगी हुई है, लेकिन वो दरिंदा कौन है? किसने हमारी इस मासूम बेटी को इस हद तक जाने को मजबूर किया है कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए दवा खा ली? मेरा सवाल यही है। और हम इसी सवाल को लेकर पटना से जहानाबाद, जहानाबाद से पटना, कदमकुआं थाना जहां हॉस्टल है वहां पुलिस मुख्यालय, एसआईटी की टीम, सबों से कल लगातार हम संपर्क में रहे। उनसे हमारी बातचीत जारी रही और उस बातचीत के बाद जो चीज़ें हमें देखने को मिली, सीसीटीवी फुटेज, कई तरह के ऐसे एविडेंस जो चीख चीख कर कह रहा है कि दरिंदा कोई और नहीं है। दरिंदा आस्तीन का वो सांप है जो हमारी इस मासूम बेटी के आसपास बरसों से फटक रहा था। कोई और दरिंदा नहीं है। हम इसके दरिंदा को पटना में खोज रहे हैं, जबकि इसका दरिंदा जहानाबाद में है। खुलासा होगा। हम कल अपनी खबरों में हमने कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग नज़रिए से देखने की जरूरत है। और वो नज़रिया साफ दिखा रहा है कि आखिर हमारे इस मासूम के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए जो जिम्मेवार है वह हमारी इस बेटी का सबसे भरोसेमंद आदमी है। कौन है वो? क्या रिश्ता है हमारी इस बेटी से? जल्द खुलासा होगा। लेकिन हम कुछ अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, और उसके सहारे दर्शक उन चीज़ों को समझ सकते हैं जिन चीज़ों से अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, बचती रही है या फिर बचने की कोशिश कर रही है। देखिए, हम क्रमवार आपको बताते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लड़की लगभग, बेटी मेरी 12-15 दिन पहले, ये जो अभी जो छुट्टी हुआ था ठंड की वजह से संस्थान ने, जहानाबाद में थी। 5 तारीख को वो ट्रेन से जहानाबाद से पटना पहुंची है। पटना जंक्शन पर भी सीसीटीवी फुटेज में इसका वीडियो है। अकेले है, एक झोरा लेके आ रही है। जहानाबाद में भी है। वहाँ से इसको 20 मिनट लगा है हॉस्टल आने में। सारे जगह पर फुटेज है। चिड़िया टार पुल पर फुटेज है। जो स्कूटर टेम्पू पर ये बैठी है, उस टेम्पू में अकेले है, कोई इसके साथ नहीं है। लेकिन उसके चेहरे को अगर पढ़ने की कोशिश आप कीजिएगा तो लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा तनाव में है। वजह जो भी रहा हो, वो तनाव में थी। हॉस्टल पहुँचती है, हॉस्टल में वो सामान रखती है और उसके बाद वो 2 बार, 1.5-2 घंटे के अंदर में 2 बार वो हॉस्टल से बाहर निकलती है। देखिए, जहाँ तक ये कहा जा रहा था कि हॉस्टल में सीसीटीवी नहीं है या हॉस्टल में सीसीटीवी फुटेज को लेकर सारा कुछ मैनेज हो गया है, डिलीट कर दिया गया है, ये पूरी तौर पर भ्रामक वाली खबर है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। कल एडीजी कमजोर वर्ग और आईजी पटना जो एसआईटी के चीफ है, जब वहाँ गए तो इनको दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है। 3 सीसीटीवी लगा हुआ है, 2 हॉस्टल के अंदर और एक
हॉस्टल आने के रास्ते में। जरा गौर से सुनिए, इन दोनों अधिकारी के कन्वर्सेशन को अगर आप गौर से सुनिएगा तो उसमें बता रहा है कि कहाँ से कहाँ सीसीटीवी है। जरा सुनिए, गौर से सुनिएगा। इधर 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 तो आपने सुना, उस सीसीटीवी फुटेज में यही है कि 2 बार वो 2-2 मिनट के लिए बाहर निकली है। पटना के किसी भी मेडिसिन की दुकान पर ये दवा नहीं ली है, पहली बात। दूसरी बात, इसके आने के बाद इसके ठीक रूम के सामने सीसीटीवी लगा हुआ है, कोई इसके रूम में नहीं गया है। पूरी रात से लेके जब तक गेट तोड़ा गया है तब तक इसके रूम में कोई एंट्री नहीं है। ये हम सीसीटीवी दिखा भी सकते हैं, लेकिन वो पूरा अनुसंधान का विषय है, इसलिए उतने तह तक जाने की जरूरत नहीं है। आप इतना भरोसा कीजिए हम पर कि वो सीसीटीवी पुलिस के पास पहुंच चुकी है। लड़की के साथ उस हॉस्टल में कुछ भी नहीं हुआ है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज बदल नहीं सकता, बाकी चीजें ठीक है, गवाह है, बदल गया। लड़की को जिस समय में, और एक बात और हम बता दें कि लड़की को जिस समय में गेट तोड़ा गया है और लड़की को बाहर निकाला गया है, उस हॉस्टल के प्रबंधक और लड़की के पिता के साथ डायरेक्ट फोन नंबर पर बातचीत। उसके पिता अगर डिनाई कर रहे हैं तो वो हम सबूत दिखा सकते हैं कि भाई उनकी सबसे पहले उसके पिता को फोन किया है। 3 ही लड़की तो थी हॉस्टल में, सबसे पहले पिता को फोन किया गया है और उसके बाद वहीं से सहजानंद जी के यहाँ ले गया है डॉक्टर दिखाने। वहां जहानाबाद का एक कंपाउंडर है, चीजों को समझिए। और वहां दिखाने के बाद उसी कंपाउंडर के माध्यम से जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में उस लड़की को भेजा गया। और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जब इलाज के लिए इसको भेजा गया तो प्रभात मेमोरियल अस्पताल इलाज की शुरुआत करने के साथ ही कदम कुआं थाना को बाय विधिवत लीगल तरीके से 6 तारीख को ही सूचना दिया है कदम कुआं थाना को कि एक लड़की आई है जिसका हम इलाज शुरू कर दिए हैं। प्रथम दृष्टया हमको पॉइजनिंग का केस लगता है। वो सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें कदम कुआं की पुलिस आई है, लड़की के माँ बाप से बातचीत हुई है और उस बातचीत के बाद कदम कुआं के थाने की पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद वो चली जाती है। उस कोई बयान नहीं दिया है और उस समय में लड़की के माँ पिताजी ने कदम कुआं थाने को कहा है कि पारिवारिक मामला है, अब बच्ची अब नादानी में ऐसा काम कर लिया है, प्लीज़ अब इसको अब इलाज होने दीजिए। ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है ना। हम कहेंगे कि हॉस्पिटल प्रबंधन उस सीसीटीवी को जारी करे, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और उसके बाद जब स्थिति इसकी सुधार नहीं हुई है तो मेदांता में भी 2 दिन इलाज हुआ है। वो सारी चीज़ें मेदांता में भी क्या इलाज हुआ नहीं हुआ सारा कुछ फुटेज है। देखिए, जो कुछ भी हुआ है निर्भया के साथ, जो कुछ भी हुआ है जहानाबाद में भी हुआ है, में ही हुआ है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। जहानाबाद से पटना आने के क्रम में, पटना आने से हॉस्टल पहुंचने तक में
और हॉस्टल के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है उसके अनुसार हॉस्टल के अंदर इसके साथ कुछ ऐसी ज्यादती हुई हो, इसका कोई साक्ष्य पुलिस के पास उस सीसीटीवी फुटेज, और ऐसा भी नहीं है कि वो सीसीटीवी कभी बंद रहा है, वैसे उसकी भी फॉरेंसिक जांच हो रही है। उसमें अगर मान लीजिए तकनीकी कुछ हेर फेर करने की कोशिश हुई होगी तो वो भी बात सामने आ जाएगी। लेकिन उसके अतिरिक्त जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमारी निर्भया की जहानाबाद के इनके परिवार के ही एक सदस्य के साथ नियमित घंटों बातचीत होती थी, देर देर रात तक बातचीत होती थी। क्या बातचीत होती थी, हमें लगता है कि वहाँ SIT पहुंची हुई है, उनसे कभी भी पूछताछ होगी और करीब वहीं से जुड़ेगा। क्योंकि कुछ भी हो, हमारी भतीजी हो, भगनी हो, मौसी की बेटी हो, कोई भी हो, हम सबों में इस तरीके का रिश्ता नहीं होता है कि रात के हम 2-2 बजे तक बात करते रहे। भाई बहन है ना भाई, मामा भेगना है ना, मामा भेगनी है ना, चचा भतीजी है ना, क्लोज इस तरीके के जो रिश्ते होते हैं, उस रिश्ते में कभी कोई चाचा अपनी भतीजी के साथ देर रात तक बात करता है क्या? कोई मामा अपनी भगनी के साथ देर रात तक बात करता है क्या? कोई मौसा अपने बहन के बेटी के साथ घंटों बात करता है क्या? ऐसा ये तो अस्वाभाविक चीज़ें लग रही हैं। तो इस तरीके के फ़ोन कॉल्स पर पुलिस लगातार काम कर रही है और पुलिस को उसके मोबाइल के डाटा रिकवरी को लेकर जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई भी अंतिम चरण पे है। इसलिए इस घटना की जांच तो हो ही रही है, साथ ही अब इस घटना के एक नई तरीके का एंगल भी सामने आ रहा है, उस एंगल पर भी पुलिस काम करे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर बेटी घर में सुरक्षित नहीं रहे तो फिर कहाँ सुरक्षित हो सकती है? सवाल ये है ना, हम अपनी बेटी को एक भरोसा के साथ बाहर भेजते हैं, हम अपने रिश्तेदार नातेदारों के साथ बाहर भेजते हैं कि बेटी मेरी सुरक्षित रहेगी। अगर चाचा ही बलात्कारी निकल जाए, बाप ही बलात्कारी निकल जाए, भाई ही बलात्कारी निकल जाए, मामा ही बलात्कारी निकल जाए, मौसा ही बलात्कारी निकल जाए, तो फिर लड़की कहां सुरक्षित रह सकती है? भाई आप ये सोच लीजिए, कहां हम जा रहे हैं? हम दुनिया से क्या सुरक्षित रखेंगे जब परिवार के लोग ही अगर इस हद तक गिर जाए तो? इस घटना में कई तरह के आयाम हैं, जिन आयामों पर पुलिस जांच कर रही है और दोषी जो भी हो, दरिंदा जो भी हो, कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि इस मासूम के साथ बहुत ही दरिंदगी से लोगों ने पेश आया और उस दरिंदगी की सजा तो मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी रसूख बड़ा आदमी क्यों ना हो। अगर वो MLA है जिस MLA की चर्चा मीडिया वाले कर रहे हैं तो उस MLA का नाम सार्वजनिक होनी चाहिए। और आज के तारीख में बिहार में कौन ऐसा MLA है जो केस को प्रभावित कर देगा और मीडिया को प्रभावित कर देगा? ईंट से ईंट बच जाएगा भाई, करिए, उसको एक्सपोज कीजिए। अस्पताल की अगर जिम्मेवारी है, अगर अस्पताल ने जो हम कह रहे हैं कि कदम कुआं थाना को अस्पताल ने अगर सूचना नहीं दी है तो अस्पताल पर FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उसकी यही जिम्मेवारी है। वो इलाज के दौरान जहर देता है या मधु देता है, इसके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, पुलिस अपना जांच करेगी। लेकिन अगर कोई इस तरीके का मरीज पहुंचता है तो उसकी पहली जिम्मेवारी है कि थाने को सूचना देना। क्या उसने सूचना दी है कि नहीं दी है? हमारे लिए बड़ा सवाल ये है। क्या लड़की के पिताजी को और लड़की को माँ को और लड़की के मामा को, मौसा को, सारे लोगों को ये जानकारी नहीं थी? पुलिस और फिर मैदानता में जब डेथ हुआ तो लड़की को आप निर्भया को लेकर चले गए आप गुलबी घाट दाह संस्कार करने के लिए। क्या आप कहने वाले हमें कह गए कि इतना दबाव में था, पुलिस कह रही थी जल्दी से अंतिम संस्कार कर दो? हो सकता है पुलिस कह रही है, लेकिन जब पुलिस आपके पास पहुंची, कदम कुआं थाने की पुलिस, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा अब जो मीडिया वाले या बाकी जाति बिरादरी के लोग जो अब सड़क पर हैं, हम लोग सड़क पर हैं, एक फोन कॉल आता तो हड़कंप मच जाता। फोन करने की स्थिति में भी उनके पिता मां नहीं थे,
कि एक मीडिया वाले, और जहानाबाद और पटना में दूरी कितना है भाई, पूरा जहानाबाद उठ के चला आता। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं पूरे अनुसंधान को उलझा दिया है। खैर, दोषी जो भी हो, एक एक को चुन चुन कर सजा मिलनी चाहिए। और हम सबों का धर्म यही है कि इस निर्भया के न्याय में हमें सियासत नहीं करनी है, हमें जात धर्म मजहब नहीं देखना है। हमें देखना है कि ये बिहार की बेटी है और जिसने भी इसके साथ दरिंदगी किया है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। जो अभी तक जांच हुआ है, जो जो चीज़ें सामने आई हैं, वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए एविडेंस के तौर पर। अब आप निर्णय लीजिए कि आखिर निर्भया को न्याय मिलेगा तो मिलेगा कैसे।